Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. क्या हाल है सबके? कैसी तबीयत है? सो दिस इज डॉक्टर सैंड्रा। ठीक है, एंड मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फर्स्ट एड करवाऊंगी। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी जिन लोगों ने यूएसएमएलई वगैरह देना है वो फर्स्ट एड को कवर करे, प्लस अगर किसी ने एफसीपीएस वगैरह देना है तो हम उसको फर्स्ट एड के साथ रफ़ी भी करवाएंगे। ठीक है। सो आर पैटर्न विल बी लाइक दिस कि अगर किसी ने फर्स्ट एफसीपीएस देना है स्टेप वन, तो उसके अंदर हमारे पास वीक में डेली आपके पास लेक्चर्स होंगे और एक ऐसा दिन होगा जिसमें हम सिर्फ रफ़ी करेंगे, ताकि जो हम फर्स्ट एड से पढ़ें वो हम रफ़ी से भी करें। बिकॉज हमारा जो एफसीपीएस का पैटर्न होगा उसमें मैंने हमेशा अपने बच्चों से कहा है कि अगर वो आपके पास रफ़ी डबल ए और फर्स्ट एड कर लेते हैं, तब जाके आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन बनता है और पास होने का चांस होता है। एंड वी हैव टू अटेन 80%, वी हैव टू प्रेप फॉर द 85%, देन ओनली इन द एग्जाम 10 to 20% तो हमेशा उनके पास होता है। दे नेवर गिव यू द मार्जिन कि आप 100% ले सको। सो वी हैव टू minus that 20% and we have to prep for the 80% and just 80% is now। तो अगर हम उसको 85% करेंगे तब जाके हम 80% लेंगे, और अगर हम 80% पेपर कर कर आएंगे तब हम जाके 75% अटेन कर सकेंगे दोनों के अंदर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आ जाएं आप यूएसएमएलई की तरफ। तो यूएसएमएलई के अंदर यू हैव टू क्रैम द बुक एट लीस्ट मिनिमम 3 times, सेम फॉर द एफसीपीएस, सेम फॉर द यूएसएमएलई, एंड देन ओनली यू विल सिट इन द एग्जाम। प्लस आपके इसके साथ टेस्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप टेस्ट सेशन इसमें नहीं करते, अपने आप को असेस नहीं करते, और जब तक आपके असेसमेंट में अप टू द मार्क्स स्कोर रेगुलर नहीं आना शुरू होता, आई रिपीट, रेगुलर नहीं आना शुरू होता, देयर इज वेरी डिफिकल्ट कि आप इस एग्जाम को पास करें। वी आर investing so much money, so we have to complete this test with full dedication and full preparation। सही है। अच्छा, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नियोप्लेसिया। नियोप्लेसिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर आपके पास क्या है? नियोप्लेसिया। ठीक हो गया। नियोप्लेसिया एज बाय द डेफिनेशन, यू गाइस रिमेम्बर कि जब आप लोग इसको थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे, जब आप लोग इसको जनरल पैथोलॉजी में पढ़ रहे थे, बड़े ही रो धो के आप लोगों को ऑन्कोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी। आप कहते थे क्या हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो कुछ याद आ रहा है कि अगर आप सिर्फ नियो को कहें तो नियो का मतलब आपके पास था न्यू, राइट? और प्लेजिया आपके पास क्या था? दैट वाज योर ग्रोथ। ऐसे ही था। नियो का क्या मतलब? न्यू। और प्लेजिया का मतलब ग्रोथ। तो अगर मैं इसको कहूं एबनॉर्मल ग्रोथ, कैसे? फॉर सपोज वी जस्ट नीड 2 or 3 cells एक जगह पर, लेकिन अगर वो 2 3 cells की बजाय हमें 200 से 300 cells मिल जाएं, तो क्या हम उनको यूज कर सकेंगे? हमारे पास आगे का जितना मशीनरी है, जितनी चीजें, वो हमारे पास सिर्फ 2 3 cells की है। तो हम ये 170 180 जितने भी ऊपर हमारे सेल्स हैं, हम उनका क्या करेंगे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जितने भी ऊपर के सेल्स आएंगे दैट आर वेस्ट। ऐसे ही है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमने इसको कहेंगे नियोप्लेसिया, राइट? अच्छा, अब नियोप्लेजिया हमारे पास क्या हो गया? एबनॉर्मल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो कि बॉडी को नॉर्मल मैकेनिज्म से हटाए, जो कि बॉडी के लिए यूजलेस हो। फॉर सपोज के बॉडी को 10 ATPs चाहिए थे अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए, हमने उसको 1000 दे दिया, एडवांस में दे दिया, वो कहाँ पे रखेगा अपना बैकअप? ठीक है। सो वो क्या करेगा? इधर उधर भटकना शुरू कर देगा। जब वो इधर उधर भटकना शुरू कर देगा, तो जो बाकी सेल्स हैं वो अब नॉर्मल होंगे और वो कहेंगे तुम पीछे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ। कोई बेचारा शरीफ सा, बेचारा सा उसको पनाह दे देगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसी को ही खाना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड द नियोप्लेसिया। ये काम करता है नियोप्लेसिया। सही है।
अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं तो इसमें क्या होगा? ऑटोनोमस अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स कॉज्ड बाय द जेनेटिक म्यूटेशंस। ठीक हो गया। अब या तो ये बिनाइन हो सकती है या ये मेलिग्नेंट हो सकती है। प्लस उसने कहा कि हर न्यू सेल के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक नियोप्लास्टिक सेल्स पैरेन्काइमा होगा और एक उसको सपोर्ट कर रहा स्ट्रामा होगा, जो कि नॉन नियोप्लास्टिक। जाहिर है कोई सेल है तो उसकी ब्लड वेसल्स, उसके कनेक्टिव टिश्यू उसकी ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए चाहिए होंगी। क्लियर? अच्छा, अब इसने आपको छोटी सी क्लासिफिकेशन और लेआउट दी जो हम आगे यूज करेंगे कि इसको डिस्प्लेजिया हो गया, इसको कार्सिनोमा इन सीटू हो गया, इसको इन्वेसिव कार्सिनोमा हो गया, इसको मेटास्टेसिस हो गई, इसको नॉर्मल सेल्स। तो ये क्या डेफिनेशंस हैं? अगर हम आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें कभी नहीं भूलेंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या डेफिनेशन है? नियोप्लेजिया में नॉर्मल सेल्स हम अगर देखें उसमें क्या होता है? नॉर्मल सेल्स विद दी बेसल, क्या होगा उसके अंदर कि नॉर्मल उसकी एपिकल पोलैरिटी है। नॉर्मल सेल्स हैं जितने मैंने बताया कि 2 to 3 सेल्स हैं, ये देखो नॉर्मल उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल सारा फंक्शन चल रहा है। एक उसकी ब्लड सप्लाई या लिम्फेटिक सप्लाई है, ऐसे ही है। अच्छा, फॉर सपोज कि मैं कहती हूँ कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई उसके अंदर, फॉर सपोज यहाँ पे अगर 10 सेल्स थे, अब 10 की बजाय 20 की लेयर बनना शुरू हो गई, विद द टाइम 40 की लेयर बनना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हमारे कमरे में फॉर सपोज शेयरिंग के लिए कोई बंदा आता है, कोई मेहमान आता है, पेरेंट्स कहते हैं ठीक है आप इसको 2 दिन के लिए रख लो, वो 2 दिन के लिए आता है, 4 दिन के लिए आता है, एक हफ्ता रुक जाता है, आप उसको बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे, आप आहिस्ता आहिस्ता इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। फॉर सपोज एक और मेहमान आ जाता है, आपकी मदर कहती है यार गेस्ट हाउस तो फ्री नहीं है, इसको यार इसको भी एडजस्ट कर लो। अब आप एक की बजाय, एक से आप तंग थे, अब दो आ जाएंगे, फिर तीन आ जाएंगे, तो इस तरह करते कराते आप डिप्रेसिव फेज में चले जाओगे, गुस्से में, चिड़चिड़, सारा काम खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड स्टेट होगी। क्या होगा? डिस्टर्ब्ड स्टेट होगी। तो अगर मैं कहूँ कि ये आपकी डिस्टर्ब्ड स्टेट सेम जो है डिस्प्लेजिया के अंदर होगी, क्या होगा? लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप, प्लियोमॉर्फिज्म जिसके अंदर टिश्यू ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर चेंजेस, तबाही, सब कुछ बर्बाद। ना उसका फर्नीचर उसका अपना रहेगा, ना उसकी चीजें उसकी अपनी रहेंगी, हर चीज पे उसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी उसका स्कैजुअल, उसकी यूनिफॉर्मिटी, उसका जो स्टाइल, जो खुशी, जो उसकी इंडिपेंडेंसी कहते हैं, जिसको प्राइवेसी आजकल कहा जाता है, वो ब्रीच हो जाएगी। सही? तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसिया का। ठीक है। अब अगर फॉर सपोज इसी एग्जाम्पल को ले लें कि उस डिस्टरबेंस की वजह से, 2 मेहमानों की वजह से, 4 मेहमानों की वजह से उसकी अब तबीयत खराब होनी शुरू हो जाए, डिप्रेसिव फेज में जाना शुरू हो जाए, चिड़चिड़ी होनी शुरू हो जाए, बदतमीज होनी शुरू हो जाए या बीमार हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? कार्सिनोमा इन सीटू। एबनॉर्मल सेल्स आकर अपना बसेरा बनाना शुरू हो गए, उसके पूरे के पूरे कमरे को टेक ओवर कर लिया, सारी की सारी जगह ले ली, अपना सारा फर्नीचर बना लिया, इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम इन्वॉल्व कर ली। क्या कर लिया? इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। लेकिन अभी सिर्फ एपिथेलियम इन्वॉल्व किया है, यहां तक ही रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा? इन सीटू। इन मतलब इनसाइड, सीटू मतलब इनसाइड दैट स्पेसिफिक एरिया और दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, अभी वो उस रूम तक है। ठीक है। अब इनवेसिव, इनवेसिव का मतलब आउटसाइड। ठीक है। इनवेसिव का मतलब आउटसाइड के, फॉर सपोज अब मदर ने कहा कि सिर्फ एक कमरा उसको दो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा है, वो सारे मेहमान बढ़ते जा रहे हैं, अब वो कहते हैं नहीं मुझे इस कमरे के साथ एक और कमरा चाहिए, एक ड्राइंग रूम चाहिए, अटैच बाथरूम चाहिए, मुझे सारी की सारी आपकी 50% प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे भी सेल्स यही काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं अब हम सिर्फ इस कमरे तक नहीं रहेंगे, हम बाहर का नजारा भी करेंगे, हमें बाहर की एरिया भी चाहिए, हमें बाहर की सरफेस एरिया भी चाहिए। ठीक है। अब अच्छी खासी गालियां पड़ेंगी। अब मदर को पता चलेगा कि ओहो ये तो मैंने गलत कर दिया। सही है। तो क्या होगा? इन्वेसिव कार्सिनोमा। अब सेल सिर्फ और सिर्फ अंदर तक नहीं रहे,
इन्वेड करके फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आउटसाइड द बेसमेंट मेम्ब्रेन उन्होंने अपनी इन्वेजन शुरू कर दी। तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेजन ऑफ द कार्सिनोमा और कार्सिनोमेटिक और नियोप्लास्टिक सेल्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, इसको हेल्प कौन करेगा? जाहिर है इसके दो दोस्त हैं, दैट इज कोलेजिनेज एंड हाइड्रोजिनेस हाइड्रोलेस। ठीक है, कोलेजिनेजेस एंड हाइड्रोलेसिस। ठीक हो गया। प्लस जो सेल टू सेल कांटेक्ट था, जो सेल टू सेल नॉर्मल सेल की बात हो रही है, उनका कांटेक्ट जब यहाँ ई कैड्रिन एक्टिवेट होगी तो वो आपके पास लॉस्ट हो जाएगा। और वंस इन्हें इतनी शय मिल गई कि ये कमरे से बाहर की चीजों पर भी कब्जा कर ले, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी हॉल और बाकी चीजों को लेते लेते पूरी घर की रजिस्ट्री भी ले जाएंगे। दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। जब उसने दूसरे कमरे की भी ऑनरशिप ले ली, जब उसने ड्राइंग रूम की भी ऑनरशिप ले ली, जब उसने बाकी सारे उसकी रजिस्ट्री भी ले ली, तो दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। सेल की जुबान में कहें तो अगर ये पहले सिर्फ यहाँ तक इन्वेजन कर रहा था, लेकिन अब इन्वेजन के साथ जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू हो गया, उनके अंदर भी अपनी जगह बनाना शुरू हो गया, अपना घर बनाना शुरू हो गया, तो दैट इज नोन एज योर मेटास्टेसिस। तो आज समझ आ गई कि आपके पास डिस्प्लेजिया क्या होगा, कार्सिनोमा इन सीटू क्या होगा, प्री इन्वेसिव स्टेज भी कहते हैं इसको, इन्वेसिव कार्सिनोमा क्या होगा, और मेटास्टेसिस क्या होगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? किसी को कोई मसला? अच्छा, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास नोमनक्लेचर। भाई नोमनक्लेचर किसे कह रहे थे? बचपन में हम नोमनक्लेचर कहते थे कि भाई कोई नाम जिसके आगे पीछे नोमनक्लेचर लगा रहे थे। तो अगर यहाँ पर आपके पास कार्सिनोमा के नोमनक्लेचर की बात करें तो देयर इज टू डिफरेंट नोमनक्लेचर, सिर्फ आपने उसकी क्लासिफिकेशंस याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नोमनक्लेचर में क्या होगा? फॉर सपोज, जिसका मतलब कोई स्पेशलाइज सेट ऑफ रूल्स, कोई टर्म स्पेसिफिकली हम जो इसको दे रहे हैं, देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक आपके पास एपिथेलियल ओरिजिन है, एक आपके पास मेसेनकाइमल ओरिजिन है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। फॉर सपोज कि अगर एपिथेलियल ओरिजिन की बात करें तो उसके अंदर आपके पास लाइनिंग या ग्लैंडुलर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एडहियन पोलैरिटी और बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी। राइट, एपिथेलियल लेयर इन्वॉल्व होगी। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ मेसेनकाइमल ओरिजिन में क्या डिफरेंस है, तो मेसेनकाइमल ओरिजिन आपके पास अराइज करता है फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, ये अराइज करता है फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू, ये राइज करता है फ्रॉम दी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किस किस को हम कह रहे हैं? इसके अंदर आप याद रखेंगे BMF। क्या याद रखेंगे? BMF। क्या होगा? बोन, मसल और फैट। क्या होगा? बोन, मसल और फैट। इसको हम क्या कह रहे थे? हाई मोटिलिटी, लॉस ऑफ एडहियन, हाई पोटेंशियल फॉर अर्ली इन्वेजन, ये मेसेनकाइमल के फीचर्स हैं। हमने सिर्फ यहाँ भी ये याद रखना है कि मेसेनकाइमल ओरिजिन और एपिथेलियल ओरिजिन में क्या डिफरेंस है। एपिथेलियल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग और ग्लैंडुलर सेल्स, mesenchymal originates from connective tissue, that is bone, muscle and fat. Clear? अच्छा, अब अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो आपके पास एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं, दैट आर डिनोटेड विद द कार्सिनोमास। और जो सारकोमा है, सारकोमा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो दैट इज इन्वॉल्विंग द हाई मोटिलिटी, दैट इज इन्वॉल्विंग द हाई पोटेंशियल, तो वो आपके पास आएगा इन दी मेसेनकाइमल ओरिजिन। ठीक हो गया। सारकोमा का इटसेल्फ भी यही मतलब है, जो बॉडी के कनेक्टिव सपोर्टिव टिश्यूज, मसल, फैट और बोन से निकल रहा है, टेंडन से निकल रहा है, ब्लड वेसल से निकल रहा है, अनलाइक दैट ऑफ द एपिथेलियल ओरिजिन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।
अब फॉर सपोज कि आपके पास एग्जाम्पल है कि एपिथेलियल में आपके पास कौन कौन से आएंगे भाई, ब्रेस्ट लंग कार्सिनोमास, कोलोन कार्सिनोमास, और मेसेनकाइमल में आपके पास कौन से आएंगे, ऑस्टियोसार्कोमास, फैट से लाइपोसार्कोमास, मसल के अंदर फाइब्रोसार्कोमास, ठीक है। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू जो कार्टिलेज, मसल और फैट को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं सेल बिहेवियर की यहीं पे बात करूं, तो जो आपके पास एपिथेलियल ओरिजिन है, उसके अंदर आपके पास एपिकल बेसल पोलैरिटी होगी, उसके अंदर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सारा का सारा फड्डा होगा, ठीक है। जो मेसेनकाइमल है उसके अंदर आपके पास स्पिंडल इन्वॉल्वमेंट होगी, स्पिंडल शेप्ड लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स होंगे, प्लस उसके अंदर आपके पास फ्रंट बैक पोलैरिटी होगी, उसमें एपिकल बेसल पोलैरिटी होगी, इसमें आपके पास फ्रंट बैक पोलैरिटी होगी। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट उसने कहा है जी बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या डिफरेंस है? बचपन में पढ़ते थे बिनाइन ट्यूमर्स, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, हम कहते थे कि अगर स्लो ग्रोइंग है, अगर कुछ नहीं कह रहा, फॉर सपोज एक बंदी आती है, वो कहती है मुझे डॉक्टर साहिबा यहाँ पे एक छोटी सी गिल्टी बनी हुई है, ये बड़े सालों से है ना, कम होती है ना ज्यादा होती है, दर्द करती है नहीं करती है, कोई काम में मसला करती है नहीं करती है, जब थोड़ा ज्यादा वजन उठाऊं तो थोड़ा सा हल्का सा दर्द फील होता है, वैसे मैं अपने सारे काम काज कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, ना कभी ये बड़ी है, ना कभी इसका रंग खराब हुआ है, ना कभी इसके ऊपर स्कार मार्क आया है, ना कभी मुझे इसके अंदर दर्द हुई है, ना इसकी वजह से कोई मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो क्या हम उसको बिनाइन कहेंगे या मेलिग्नेंट? उसको हम बिनाइन कहेंगे, और हम उसे कहते हैं कि अगर ये आपको परेशान नहीं करती तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें। सही। अच्छा, अगर वो कहती हैं नहीं डॉक्टर साहब आप तो, मेरा काम बहुत खराब हो गया, अब तो मैं नहीं हिल सकती, मेरा वजन भी कम हो गया, मुझे परेशानी होने लगी है, ये गिल्टी बढ़ती जा रही है, पहले गोल सी थी साफ सुथरी थी, अब इतनी गंदी सी क्रैक सी हो गई है, कलर भी इसका खराब हो रहा है, टेक्सचर भी खराब हो रहा है, और पहले 2 सेंटीमीटर की थी अब 22 सेंटीमीटर की हो गई है, तो क्या होगा वो? मेलिग्नेंसी होगी। सही। तो दिस इज द आसान डिफरेंस ऑफ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। सही। तो आपके पास अब बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है? बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स हैं जो वेल डिफरेंशिएटेड हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, वेल डिमार्केटेड, प्लस फ्यू माइटोसिस इसमें कम होगी, लो माइटोटिक एक्टिविटी होगी, कोई मेटास्टेसिस नहीं होगी, कोई नेक्रोसिस नहीं होगी, प्लस वेरी स्लो ग्रोइंग होंगे, ठीक है। और मेलिग्नेंट आपके पास पुअरली डिफरेंशिएटेड, एनाप्लास्टिक, इन्वेसिव, एरेटिक ग्रोथ, और इसके अंदर आपके पास माइटोसिस न्यूमरस एटिपिकल होगी, नेक्रोसिस इसमें बहुत ज्यादा कॉमन होगा, एपोप्टोसिस इसमें डिक्रीज करेगा, और मेटास्टेसिस तो लाजमी होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फास्ट, और ये आपके पास क्या है? दैट इज स्लो, इसीलिए हम इसको घर भेज देंगे और इसको फौरन लैब में भेज देंगे फॉर रेडियोलॉजी टेस्ट, फॉर एमआरआई, फॉर दी डिफरेंशिएशन। ऐसे ही है। क्लियर? बिनाइन और मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म। ठीक। अच्छा, अब इसकी यहाँ पर उसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, दैट इज ऑफ एपिथेलियम एंड द मेसेनकाइमल ओरिजिन। तो उसने कहा कि आपके पास मेसेनकाइमल और एपिथेलियल में बिनाइन और मेलिग्नेंट की एग्जाम्पल्स के अगर ब्लड सेल्स हैं तो उसके अंदर आपके पास मेलिग्नेंसी होगी ऑलवेज, दैट इज ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, ठीक हो गया। अगर आपके पास एपिथेलियम है तो उसके अंदर आपके पास एडिनोमा, पेपिलोमा, एडिनो मेलिग्नेंसी है तो उसमें कार्सिनोमा, और ये ठीक है। फिर आपके पास स्मूथ मसल्स हैं, उसकी एग्जांपल में लियोमायोमा, और अगर वो मेलिग्नेंसी की तरफ चले जाते हैं तो उसको हम सार्कोमा, ठीक है। अगर स्ट्राइएटेड है तो अगर वो सिर्फ एपिथेलियल लेयर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो रैप्टोमायोमा, अगर वो बोन मसल या फैट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो सार्कोमा। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू अगर सिर्फ बेनाइन है तो दैट इज फाइब्रोमा, और अगर वो इन्वॉल्व कर लेता है बाकी तो दैट इज फाइब्रोसार्कोमा, ठीक है। तो ये आपके पास मेसेनकाइमल ओरिजिन्स हैं बेनाइन और मेलिग्नेंट की एग्जांपल्स में, ठीक है।
आपने अपने लेवल के ऊपर आगे हम करेंगे इसकी जो जीन सीक्वेंसिंग है, आगे हम करेंगे जो इसके ट्यूमर मार्कर्स हैं वो याद करने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो वो जो सवाल आपसे पूछेगा और जो चीजें पूछेगा वो आपको याद हो जाएगा। पार्ट 1 के अंदर आपसे हमेशा बेसिक भी पूछा जाता है, तो वो आपसे इसकी डेफिनेशन या आपको उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एपिथेलियल ओरिजिन, मेसेंकाइमल ओरिजिन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस। जाहिर है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चंस आने हैं, 0 to 5 क्वेश्चंस आने हैं बेसिक पेपर के अंदर, सही। अच्छा, अब बात करते हैं जी ग्रेडिंग और स्टेजिंग की। बचपन में हमने पढ़ा कि ग्रेडिंग और स्टेजिंग क्या हो रही थी, तो हमने बहुत आसानी से बता दिया कि ग्रेडिंग और स्टेजिंग में ये डिफरेंस था कि एक के अंदर सेल की इन्वेजन हो रही थी, सेल की डिफरेंशिएशन हो रही थी, दूसरे के अंदर आपके पास साइट, एक के अंदर सेल, ठीक हो गया, और दूसरे के अंदर आपके पास साइट, साइट, ठीक है। स्टेजिंग इज एस फॉर स्टेजिंग और एस फॉर साइट, जी फॉर ग्रेड और सी और जी एक ऐसे मिलते हैं, तो इसमें आपके पास सेल डिफरेंशिएशन, ठीक। अच्छा, अब हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर, सेल डिफरेंशिएशन के अंदर आपके पास क्या होगा। फॉर सपोज मैंने कहा कि उसको कोई ट्यूमर है, कोई कार्सिनोमा है, लेकिन अगर 100% सेल्स नॉर्मल थे तो उसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 5% सेल्स को उसने इफेक्ट किया, यानी कि अभी सिर्फ उसने 5% घर को अपना घर बनाया, एक कोने में सुकून से बैठा हुआ है, तंग नहीं कर रहा, लेकिन उसने सिर्फ 5% कमरे का एरिया इन्वॉल्व किया। लेकिन अगर वो देखते देखते 5 से 50% इन्वॉल्व करने लग जाता है, तो क्या मैं तब भी खामोश बैठी रहूंगी? नहीं, मैं तो भाई तूफान डाल दूंगी। और अगर वो 50 से 80% पे चला जाता है, तो फिर तो मेरे लिए डेंजर साइन है कि अब सिर्फ 20% में आहिस्ता आहिस्ता ये तो मुझे निकाल देगा। दिस इज द डिफरेंस के जैसे जैसे आपके पास वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सेल्स की जगह लेना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सेल्स को भी अब नॉर्मल बना देता है, और उस जगह के डिफरेंट उस जगह को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, जहां नॉर्मल सेल्स, जहां पहले 20% सेल्स इन्वॉल्व थे, अब वहां 2000 सेल्स आ रहे हैं। सो दिस इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर आपके पास जो टिश्यू रिजेम्बलेंस है वो नॉर्मल से नहीं करती, माइटोसिस का क्या मतलब है? मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। माइटोसिस का क्या मतलब है? मल्टीपल कॉपी सेम सेल्स की, राइट। तो जो ट्यूमर है दैट इज सराउंडिंग अराउंड दी माइटोटिक एक्टिविटी। तो अगर हम सेल्स देखते हैं, तो जहां पहले आपके पास 20% नॉर्मल सेल्स थे, वो वहां एक जगह के ऊपर ओरिजिनेट कर रहे थे, अब वहां 2000 या 2 मिलियंस आ गए हैं। तो सोचो, सारा का सारा फैक्ट्री का काम, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको हम फैक्ट्री कहते हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये सारे के सारे फंक्शन प्रॉपर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। फॉर सपोज मैं कहती हूँ किडनी के अंदर ट्यूमर है, किडनी के अंदर पेल्विस था, कैलेक्स थी, मेड्यूला था, नेफ्रॉन्स थे, ये सारे के सारे ऑर्गन्स, अगर इनमें से पेल्विस वाले एरिया के अंदर या मेड्यूला के अंदर आपके पास 20 की बजाय 2000 आ गए, तो क्या पेल्विस प्रॉपर काम करेगा? यूरेटर प्रॉपर काम करेगा? ब्लैडर प्रॉपर काम करेगा? जो न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, ये सारे प्रॉपर काम करेंगे? सेल डिस्टर्ब होंगे, ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, फंक्शन डिस्टर्ब होगा, एबिलिटी खराब होगी, उसके जितने भी कनेक्शंस थे बाकी ऑर्गन्स के साथ वो खराब होंगे, और बॉडी ओवरऑल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। प्लस अब नेक्स्ट आपके पास स्टेजिंग है। स्टेजिंग में क्या है? दैट इज साइट के सिर्फ और सिर्फ पेल्विस को इन्वॉल्व कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैलेक्स को कर रहा है, नेफ्रॉन को कर रहा है, मेड्यूला को कर रहा है, कॉर्टेक्स को कर रहा है, या यूरेटर को, ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने कमरे की हद तक रहता तो हम सुकून कर लेते, लेकिन अब इसने दूसरा कमरा भी इन्वॉल्व कर लिया, अब इसने ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च भी इन्वॉल्व कर लिया, किचन भी इन्वॉल्व कर लिया, और मेन कोर्स भी, फिर बाहर का गैराज भी ले लिया। दैट इज योर स्टेजिंग। स्टेजिंग के अंदर हम 3 नाम याद रखेंगे। कैसे? तेरे नाम घर कर दिया, ठीक हो गया, तेरे नाम घर कर दिया, ठीक है। तो अब तेरे नाम के अंदर आपके पास क्या आएगा? ट्यूमर। क्या आएगा?
ट्यूमर साइज और इन्वेजन, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ पहले आपने इसमें ट्यूमर साइज देखना है, इन्वेजन देखनी है, अगर उसके साथ लिम्फ नोड्स, टीवी एरिया, लाउंज और गैराज भी इन्वॉल्व हो गया, और अगर बात बढ़ते बढ़ते उसने साथ वाला घर भी ले लिया, बाकी प्रॉपर्टी भी मांग ली, तो दैट इज मेटास्टेसिस। तो अगर हम इसको ट्यूमर मेटास्टेसिस के अंदर करें तो दैट इज TNM, दैट इज योर बुकिश लैंग्वेज। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आएगा जी स्टेजिंग के अंदर। क्लियर? अच्छा, तो स्टेजिंग में आपके पास क्या आएगा? साइट इन्वॉल्वमेंट, डेप्थ ऑफ इन्वेजन, स्प्रेड फ्रॉम इनिशियल साइज, साइज खराब हो रहा है, कितना एक्यूमुलेट कर रहा है, कितना उस साइड को इन्वॉल्व कर रहा है। ये आपके पास लकीली किडनी ही बनी हुई है, अगर वो सिर्फ उसके नेफ्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा था, मेड्यूला को कर रहा था, कॉर्टेक्स को कर रहा था, लेकिन अब उसने उसके बाहर के नेफ्रॉन्स को भी कर लिया, कैलिक्स को भी कर लिया, पेल्विस को भी कर लिया, यूरेटर को भी कर लिया, प्लस उसने नीचे आपके ब्लैडर को भी कर लिया, तो दैट इज मेटास्टेसिस। और अगर उसके अंदर उसने इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, ब्लड सर्कुलेशन, तो दैट इज लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। एंड अगर उसने साथ वाली किडनी को भी इन्वॉल्व कर लिया, अगर उसने साथ लिवर पड़ा था उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, अगर उसने साथ पेंक्रियास पड़े थे उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, तो दैट इज मेटास्टेसिस। ठीक है, तो इस स्टेजिंग को हम कह, इस चीजों को, इस बला को हम कह रहे हैं स्टेजिंग। इसको हम कहते हैं T1 स्टेज, T2 स्टेज, T3 स्टेज। ठीक है, N1, N0, N0 का मतलब अभी उसने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं किए। मेटास्टेसिस जीरो का मतलब कि अभी वो दूसरी किडनी, दूसरे लिवर, दूसरे पेंक्रियास की तरफ नहीं गया। T0 का मतलब, जो कि रेयर है, कि उसके अंदर आपके पास अभी उसने साइट इन्वेजन नहीं की। 1 का मतलब 25%, 2 का मतलब 30%, 50%, 75%। हर ट्यूमर की अपनी डिफरेंट स्टेजिंग है। सही है। फिर एप्सिलेटरल लिम्फ नोड्स मतलब एक साइड के लिम्फ नोड्स, दूसरी साइड के लिम्फ नोड्स, मल्टीपल बायलेटरल लिम्फ नोड्स, मल्टीपल लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये सारी के सारी आपके पास क्या आती हैं? ट्यूमर स्टेजिंग। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज कैंसर एपिडेमोलॉजी, जिसके अंदर हमने याद रखने हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। हम याद रखेंगे कि अगर मेल्स के अंदर इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या था? दैट इज ऑनसेट ऑफ द डिजीज, ऑनसेट ऑफ द डिजीज। हम इंसिडेंस हम याद करते थे इसमें। आपके पास जो कम्युनिटी मेडिसिन है उसके अंदर एक अजाब बना हुआ था इंसिडेंस। इंसिडेंस हमारे पास क्या था? दैट इज नंबर ऑफ न्यू केसेस। याद आ रहा है कोई भी स्पेसिफिक इवेंट के? तो अगर कैंसर की बात करूं तो उसके अंदर आपके पास इंसिडेंस का मतलब कि हायर चांसेस ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज किस में ज्यादा होगा? तो मेल्स के अंदर देखें तो पहले नंबर पे आसान है मेल का ऑर्गन, दैट इज प्रोस्टेट, तो उसमें होगा। ठीक है, फीमेल्स में फीमेल ऑर्गन जो है दैट इज ब्रेस्ट, उसमें होगा। चिल्ड्रंस में ब्लड ल्यूकीमिया, WBCs, ये सबसे ज्यादा डेंजरस और खतरनाक और दुश्मन होते हैं बच्चों के, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकीमियास। ठीक हो गया, तो अगर आप एक एक भी याद रखते हैं दैट इज इनफ। ठीक है, बाकी जो है आपके पास B और C, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है। ये भी आपके लिए आसान है कि पहले आपके पास जेनिटल ऑर्गन आएगा, फिर उसके बाद लंग्स आएंगे, और तीसरे नंबर पे आपके पास कोलोन, LC से आप याद रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास दोनों के अंदर सेम है। तीसरे में जब बच्चे हैं, बच्चे बेचारे शरीफ, साफ दिल के, साफ दिमाग के होंगे, तो उसके अंदर आपके पास न्यूरो ब्लास्टोमा और CNS दोनों रिलेटेड टू दी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया, आसान चीजें करनी है, हम चीजों को आसान बनाएंगे, हम अपनी लेम जो है वो भी शॉर्ट फॉर्म्स बनाएंगे यानी मोनिक्स बनाएंगे, लेकिन हम इतना अच्छा पढ़ लेंगे कि हमारे पेपर तक हमें हर चीज याद रहे, बजाय इसके कि हम प्रोग्रेस के साथ हम क्रैमिंग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और आखिर में हमें वो क्रैमिंग और बुकिश लैंग्वेज याद ना आए और हम पेपर में डिप्रेशन से फेल हो जाएं। ठीक है, तो हमने फेल नहीं होना। ठीक हो गया, अब हमारे पास है जी कैंसर मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का क्या नाम है भाई? टुश टुश, मॉर्टेलिटी, फिनिश, खलास।
डेथ रेट, मोर्टेलिटी क्या होती है? डेथ, दैट इज मोर्टेलिटी। ठीक हो गया। तो मोर्टेलिटी रेट, अभी तक हमने ऑनसेट इंसिडेंस किया, अब हम करेंगे मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब कि द रेट ऑफ डेथ, ये भी हम कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते थे, बड़ा मुश्किल था। मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, पता नहीं क्या क्या बकवास। उसके अंदर फिर हमें फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ते थे, इतने मुश्किल याद आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं कैंसर मोर्टेलिटी की बात करूं तो इसका मतलब है स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ डेथ्स ड्यू टू दिस कार्सिनोमा। तो ये भी आपने याद रखना है मेल और फीमेल के अंदर। तो अब हमारे पास थोड़ा सा पहली और दूसरी का रिवर्स पैटर्न चला जाएगा, कि यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट हो जाएगा। पहली दोनों के अंदर आपके पास लंग हो जाएगा, और प्रोस्टेट की जगह सेकंड पे और ब्रेस्ट की जगह सेकंड पे आ जाएगी। तो ये भी हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है। अब चिल्ड्रंस के अंदर हम देखें तो बच्चे जो हैं वो सेम सेम ही रहेंगे। तो बच्चों में जो है वो आपके पास सेम इंसिडेंस रहेगा, मोर्टेलिटी का और इंसिडेंस का। ठीक हो गया। तो ये भी हमें आसानी से याद हो गया। ठीक है, ये भी हमें आसानी से याद हो गया। अब अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कार्सिनोमा इन मेल पेशेंट्स, तो वो आपके पास प्रोस्टेट है। हाईएस्ट मोर्टेलिटी ड्यू टू कार्सिनोमा इन फीमेल्स, तो वो आपके पास लंग कैंसर है। हाईएस्ट मोर्टेलिटी ड्यू टू कार्सिनोमा इन मेल्स, तो वो भी आपके पास लंग कार्सिनोमा है। अगर मैं कहूँ हाईएस्ट इंसिडेंस और मोर्टेलिटी ड्यू टू कार्सिनोमा इन चिल्ड्रन, तो वो हमेशा आपके पास क्या रहेगा? ल्यूकीमिया। हमेशा आपके पास क्या रहेगा? दैट इज ल्यूकीमिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या था जी? ये आपके पास इंसिडेंस और मोर्टेलिटी। ठीक है। फिर मेटास्टेसिस आ जाती है आपके पास। तो मेटास्टेसिस आपने कैसे याद रखनी है? यहाँ पे इन्होंने हमारी जिंदगी आसान कर दी। इनको पता चल गया कि हम निमोनिक्स बना रहे थे, इन्होंने कहा हम आपको निमोनिक बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कार्सिनोमास हैं वो स्प्रेड करते हैं थ्रू द लिम्फेटिक्स, और जो सार्कोमास थे मेसेनकाइमल ओरिजिन से जो थे वो आप स्प्रेड करते हैं हेमाटोजेनसली। ठीक है, ब्लड के थ्रू, ये लिम्फेटिक के थ्रू और ये ब्लड के थ्रू। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं क्लैश से। ठीक है, Cl और SH, क्लैश से। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या था जी? मेटास्टेसिस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर उसने कहा कि चार ऐसे कार्सिनोमाज हैं जो अदर देन लिम्फेटिक हेमाटोजेनस यानी ब्लड स्प्रेड को फॉलो करते हैं, जिसमें उसने बता दिया आपके पास एक फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, एक कोरियो कार्सिनोमा है, एक रीनल सेल कार्सिनोमा है, और एक हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा? दैट इज मेटास्टेसिस। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा? मल्टीपल लीन्स हमेशा होंगी। ट्यूमर ग्रोथ जो मैंने बताया कि मेटास्टेसिस का मतलब कि जब वो दूसरा घर और दूसरी प्रॉपर्टी को भी हथियाने का सोच रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने कहा कि ट्यूमर के अंदर आपके पास क्या था? ट्यूमर के अंदर प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर। अब इसके अंदर आपके पास बोनी ऑरिजिन जो है उसके अंदर आपके पास कौन सा इंपॉर्टेंट और फास्ट होगा? दैट इज प्रोस्टेट। किस तरह से ये ओरिजिनेट करेगा साइट ऑफ मेटास्टेसिस? अगर किसी को बोन कार्सिनोमा है तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा? प्रोस्टेट से ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से लंग, और उसके बाद किडनी। यानी कि मोर चांसेस हैं कि वो डायरेक्ट आपके पास प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट से ब्रेस्ट, और उसके बाद लंग कार्सिनोमा। पहले वो प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करेगा, फिर ब्रेस्ट को, फिर लंग, इस तरह से। तो अगर आप फर्स्ट 2 या 3 सीक्वेंसेस भी याद रख लें तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, लिवर के अंदर आपके पास क्या होगा? लिवर के अंदर कोलोन, ब्रेस्ट, मोर देन दी पेंक्रियाज, लंग एंड प्रोस्टेट। ठीक है। लंग के अंदर आपके पास क्या होगा? दैट इज कोलोन, ब्रेस्ट और किडनी। ब्रेन में आपके पास लंग, ब्रेस्ट और मेलानोमास। ठीक है। अच्छा, इसको अब आपने किस तरह से याद रखना है? अजाब बन रही है ना जिंदगी, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसको आप याद रखें बीपी, यानी जैसे बीपी से आप याद रखते हैं बीपी और बी।
ठीक हो गया। इसको आप याद रख सकते हैं कि लिवर के साथ और लंग के साथ दोनों एल के साथ सबसे पहले सी आएगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सी आ रहा था एल सी, तो आप इसको लाहौर कॉलेज से या एल सी से याद रख सकते हैं कि दोनों के साथ सबसे पहले कोलोन इन्वॉल्व करेगी और उसके बाद ब्रेस्ट इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, तो ये भी आपका आसान हो गया। ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आपके पास इन्वॉल्वमेंट है, हमेशा लंग और ब्रेन का कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्रेन का जो बेस्ट फ्रेंड है दैट इज योर हार्ट, वो लंग्स के पास पड़ा हुआ है। दोनों लंग्स ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज साइड बाय साइड। तो अगर ब्रेन इन्वॉल्व हुआ तो उसके साथ मेटास्टेसिस नियरेस्ट जो होगी वो लंग, और लंग के साथ ब्रेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रेन का था। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास मेटास्टेसिस की डिवीजन होगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक और चीज करनी है यहाँ पे, दैट इज योर साइट ऑफ द ट्यूमर्स। ठीक है, ट्यूमर मार्कर्स जो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, एट लीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके पास ट्यूमर्स के आएंगे। चाहे आप जिस भी स्पेशलिटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, यूएसएमएलई दे रहे हैं, एफसीपीएस दे रहे हैं, एफसीपीएस रेडियोलॉजी दे रहे हैं, एफसीपीएस एनेस्थीसिया दे रहे हैं, एफसीपीएस गायनी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अल्केलाइन फॉस्फेटेज एक ऐसा ट्यूमर मार्कर है जो मेटास्टेसिस टू बोन या लिवर, या कोई अगर बोन की डिजीज या सेमिनोमाज है तो उसमें हाई लेवल होगा। दैट इज एन इंडिकेशन फॉर द अल्केलाइन फॉस्फेटेज, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर द मेटास्टेसिस। अच्छा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमेशा अदर देन मेटास्टेसिस भी इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी, और इसकी सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, किस तरह से होगी उसकी सिग्निफिकेंस अदर देन दी बोन एंड लिवर। आप अक्सर डॉक्टर को पूछेंगे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर हाई है, दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज एन इंडिकेशन, मजीद टेस्ट करवाओ। तो इसके अंदर लिवर डिजीजेस के अंदर अगर हम, या कोई बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या अगर बोन डिसऑर्डर्स, मतलब ये आपको एक हाईलाइट या ओवरव्यू या एक ट्रेलर दिखा देती है, या एक डेंजर साइन बता देती है कि देयर इज एन इंसिडेंस, या तो इसका लिवर या बाइल, या इसकी आपके पास जो बॉर्न है डिसऑर्डर, ये कोई मसला है, ये कोई मसला है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज या तो हेपेटाइटिस या सिरोसिस, या आपके पास कोई बोन डिजीज जहां उसने यहाँ हाईलाइट किया, दैट इज पैगर्स डिजीज, बड़ी गंदी सी डिजीज होती है, रेपिडली ग्रोइंग होती है, प्री एग्जिस्टिंग डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की हिस्ट्री होगी उस पेशेंट के अंदर, क्रैक्ड इनवर्स्ड एंड ऐसे निपल्स होंगे। ठीक है, पी ड्यू ऑरेंज आपने नाम सुना होगा इस तरह के। ठीक हो गया, तो ये आपके पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज की इंडिकेशन है। फिर हम पढ़े थे अल्फा फीटोप्रोटीन, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू लिवर, लेकिन ये तबाही बचाने के बाद ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का इंडिकेशन है। एंडोडर्मल साइनस योक सैक ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर, टेलेंजियोप्लास्टिया और एनटीडीज के अंदर होगा। ठीक है। अच्छा, फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है, अदर देन इसके अंदर आपके पास हाइडेटिव फॉर्म मोल्स, कोरियोकार्सिनोमास और जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के अंदर होगा। इसने आपको आसान करने के लिए उसी का निमोनिक बना दिया। ठीक है, फिर जी हमारे पास बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले ब्रेस्ट कार्सिनोमा, जिसमें आप BRCA1 और BRCA2 याद करते हैं, उसके साथ आपने याद करना है 15, 3 और 27, 29। इसको हम इतनी दफा पढ़ेंगे, इतनी दफा रिवाइज करेंगे, बार बार पूछेंगे कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, अज़बार हो जाएंगी। और अगर आपको अज़बार हो गई तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, और ये आपके फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। सही है। अच्छा, CA 1919 इज रिलेटेड टू दी पेंक्रियाज। 1919 उल्टा 9, उल्टा 9 दो दफा आ जाए तो ये आपके पास पेंक्रियाज बन जाता है। ठीक है, सीधा अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड पे करूं तो PP फॉर पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा के अंदर आपके पास क्या आएगा, CA 1919। ठीक है, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, ये याद रखना है। ठीक है,
और CA 1 to 5 है, दैट इज ओवेरियन कैंसर। कैल्सिटोनिन है, कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन लेवल रिलेटेड टू समथिंग पैराथायरॉइड, थायराइड, तो उसके अंदर आपके पास मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा, या तो ये अकेला इन्वॉल्व होगा, या इसके अंदर आपके पास मेन 2A और 2B भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एसोसिएशंस होंगी। CEA. CEA is also related to the C for colon और colorectal। या अब मैंने इसलिए वहां एडिनो पर ज्यादा जोर दिया कि अगर आपके पास एडिनो कार्सिनोमा के अलावा मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आते हैं, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा आता है, तो दैट इज इन्वॉल्विंग दी CEA। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है कोलोरेक्टल और पेंक्रियाटिक कैंसर्स। ठीक है, प्लस इसके अंदर माइनर एसोसिएशंस है अदर की। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास था क्रोमोग्रानिन। क्रोमोग्रानिन, ठीक है। क्रोमोग्रानिन किस किस के अंदर होगा? न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर क्रोमोग्रानिन, निन, न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। ठीक हो गया। तो आपके पास कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के अलावा क्रोमोग्रेनिन के अंदर हमने दो एन, दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन। अब LDH की बात करो तो दैट इज इन द टेस्टिकुलर ग्रोथ सेल ट्यूमर्स और ओवेरियन डिसजर्मिनोमास। अगर मैं सिर्फ ओवेरियन कार्सिनोमा की बात करूं तो वो आपके पास किस में हो रहा था? वो आपके पास CA 1 to 5 उसके अंदर था। और अगर मैं LDH की बात करूं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, तो वो आपके पास किस किस में एलिवेट करेगा? ओवेरियन डिसजर्मिनोमा में अगर डिस्टर्ब होगा, टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर में। ठीक है। और अगर मैं न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस की बात करूं तो वहां पे भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स आएंगे। प्लस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन तो बहुत आसान है भाई, दैट इज रिलेटेड टू दी प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है। तो ये आपके पास ट्यूमर मार्कर्स थे, उसकी डिफरेंशिएशंस थी, जो कि आपने लाजमी याद रखनी है। एक और छोटा सा टॉपिक हम आज के लिए करेंगे कि इसके अंदर आपके पास वायरसेस और रिलेटेड कैंसर ड्यू टू दैट वायरसेस। ठीक है। इसको हम ऑन्कोजेनिक माइक्रोज भी कहते हैं। ऑन्कोजेनिक माइक्रोज मतलब ऐसे वायरसेस जो कि ऑन्कोजीन प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एसोसिएशन हो सकती है टू दी कार्सिनोमास। ठीक है। अच्छा, फॉर सपोज एप्स्टेन बार वायरस, इट इज रिलेटेड टू दी बर्किस लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, ये तो आपने सुना ही हुआ है। एप्स्टेन बार वायरस में एक नालायक तरीन एप्स्टीन फाइल्स के नाम से इसको हम याद करते हैं, कि जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई, पूरी दुनिया में तबाही मचाई, इसी तरह ये मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तबाही मचाएगा। बर्किट्स लिम्फोमा करवाएगा, हॉजकिन लिम्फोमास करवाएगा, नीजोफेरेंजियल कार्सिनोमास करवाएगा, CNS तक को, ब्रेन तक को माफ कर देगा, जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स ने किया। और जो कमजोर लोग हैं उन्हें ज्यादा कमजोर करेगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इसी तरह अगर मैं B और C की बात करूं तो ये तो आप सबने पेशेंट्स देख देख के अपनी इतनी अच्छी बना ली है कि उसमें आपके पास हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है, 8 है। 8 के अंदर आपके पास क्या होगा? कैपोसी सार्कोमा, इसने आपको इस तरह से याद करवाया है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो पैपिलोमा इज रिलेटेड टू दी फीमेल्स, तो उसके अंदर आपके पास जो 16 और 18 है, दैट इज रिलेटेड टू दी सर्वाइकल। ठीक है। पैपिलोमा पैप स्मेयर से आप याद रखें तो वो आपको याद रहेगा सर्वाइकल और पीनाइल या एनल कार्सिनोमास। प्लस समटाइम्स हेड एंड नेक कैंसर में भी इन्वॉल्व करेगा। H पाइलोरी, दैट इज इन GIT कट, तो वो आपके पास गैस्ट्रिक एडिनोमा, मैट लिम्फोमा में इन्वॉल्व होगा। ह्यूमन टी लिम्फोसिटिक वायरस एंटीजन है, दैट इज इन दी टी सेल, ह्यूमन टी लिम्फोसिटिक टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमास। फिर लिवर फ्लूक इज एसोसिएटेड विद दी कोलेंजियोकार्सिनोमा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलोन और किस साइनसेस इन्वॉल्वमेंट होगी। और सिस्टोसोमा हीमाटोबियम, दैट इज, वैसे तो इसके आपके पास और भी हैं सिस्टोसोमा के टाइप्स, लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पूछी जाती हैं, दैट इज हीमाटोबियम। और वो किसको इन्वॉल्व करेगी? स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर को इन्वॉल्व करेगी। तो ये वाला जो आपका पेज है, इसको आपने कोई
3 to 4 टाइम्स याद करना है और इसको आपने अजबर करना है, ठीक है। अगर ये आपको अजबर हो जाता है तो आपके 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं यूएसएमएल और एफसीपीएस के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना नियोप्लेजिया कंप्लीट कर लेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।